नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल लाइब्रेरी साइंस विद जैसे में। आज का हमारा टॉपिक है लाइब्रेरी मैनेजमेंट। लाइब्रेरी मैनेजमेंट के जो हमारा दिल्ली में एग्जाम हुआ था उसमें जो भी हमारे मैनेजमेंट के क्वेश्चन आ चुके हैं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बनता है ना, जिससे हमारे जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं तो इसी से ही क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी का पेपर है। तो सारे क्वेश्चन जो मैनेजमेंट के जहां से भी बनेंगे वो सारे इससे बनने के पूरे चांस होंगे, क्योंकि ये मैंने क्वेश्चन जब भी मैनेजमेंट के क्वेश्चन देखे हैं मेरे प्रीवियस जो भी हमारे अभी एग्जाम हो चुके हैं लाइब्रेरी साइंस के, तो वो इससे रिलेटेड ही है। क्योंकि इससे अगर ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाता है लाइब्रेरी मैनेजमेंट का, तो जो भी क्वेश्चन लाइब्रेरी मैनेजमेंट के बनेंगे वो सारे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और क्वेश्चन भी अच्छे से बन जाएगा आप लोगों का। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहले देखिए हमारा टॉपिक क्या है, लाइब्रेरी मैनेजमेंट है। ठीक है, तो हमारा मैनेजमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स है। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि मेडलर्स किस पर लॉन्च हुआ था। देखिए मैं क्या करती हूँ कि जो भी हमारे क्वेश्चन बनते हैं मैं उनको एक्सप्लेन भी करती हूँ, जिससे कि आप लोगों का जो भी कॉन्सेप्ट है क्लियर होने के पश्चात जो अगर क्वेश्चन आता है तो आप उसको अच्छे तरीके से कर सके सोल्व। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा क्या है, फर्स्ट अगर इंग्लिश में देखना है तो इंग्लिश में दे सकता है और हिंदी में देखना है तो हिंदी में, बाइलिंगुअल पेपर है ये। तो मेडलर्स किस वर्ष लॉन्च हुआ था। ठीक है, तो मेडलर्स 1963 में, 1964 में या 1968 में या 1973 में। तो देखिए जो मेडलर्स हुआ था, मेडलर्स है क्या, मेडलर्स एक कंप्यूटरीकृत बायोमेडिकल ग्रुप जो ग्रंथ सूची है उसको पुनर्प्राप्त प्रणाली है। जैसे हमारे जो भी कंप्यूटर की जो भी हमारी बायोमेडिकल जो ग्रंथ सूचियां होती है उनको पुनः प्राप्त करने के लिए इसको बनाया गया था। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1964 में। ठीक है, मेडलर्स क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मेडलर्स, मेडलर्स इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना हुई थी 1964 में। अब ये बनाया किस लिए गया था, तो इसलिए बनाया गया था कि जो भी एक कंप्यूटर जो बायोमेडिकल ग्रंथ सूची है उसको पुनः प्राप्त प्रणाली है। मैं लिख देती हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुका है कि बायोमेडिकल क्या है, एक कंप्यूटरीकृत, एक कंप्यूटरीकृत बायोमेडिकल, एक कंप्यूटरीकृत बायोमेडिकल एवं क्या है, ग्रंथ सूची पुनर्प्राप्त प्रणाली है। ठीक है, अब देखिए इस जो हमारा मेडलर्स है, मेडलर्स अगर पूछा जाए कि यह हमारे जो मेडलर्स है इससे क्वेश्चन क्या बनते हैं, इसके ग्रंथ सूची डाटाबेस आ सकते हैं या इसके कुछ जो हमारे न्यूमेरिकल होते हैं वो आ सकते हैं। तो अब जो हमारे क्वेश्चन बने हुए थे कि इसकी स्थापना कब हुई, तो 1964 में। और ये किस लिए बनाया गया, अब पूछा जाए कंप्यूटरीकृत अगर आ जाता है पुनर्प्राप्त इंफॉर्मेशन रिट्राइवल का, तो आप लोग उसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा आता है, सार्वजनिक पुस्तकालय के प्रमुख आय के स्रोत क्या है। जो हमारा सार्वजनिक पुस्तकालय है उसके आय के स्रोत क्या है। देखिए हमारी हर एक लाइब्रेरी का एक ही स्रोत होता है। तो सार्वजनिक पुस्तकालय का जो हमारा स्रोत होता है, स्रोत का मतलब होता है कि हमारी जो पुस्तकालय है उसमें पुस्तकों को किस तरीके से लाया जाता है, पुस्तकों का फर्नीचर या उसकी जो व्यवस्था है वो किस सोर्स के माध्यम से की जाती है और वहां से धन कहाँ से आता है। तो उसमें क्या है कि पुस्तकालय शुल्क, पुस्तकालय कर, पुस्तकालय अनुदान या उपयोग में से कोई नहीं। तो जो हमारा सार्वजनिक पुस्तकालय है उसमें क्या होता है, पुस्तकालय कर जो होता है लाइब्रेरी सेस के माध्यम से इसमें क्या होता है, बजट आता है। ठीक है, तो आय का मुख्य स्रोत क्या है, तो आय का प्रमुख स्रोत है पुस्तकालय कर। ठीक है, अब देखिए जो पुस्तकालय कर है इसमें क्या होता है कि जैसे हमारे अगर पूछा जाए कि जो हमारा सार्वजनिक पुस्तकालय कौन सा होता है, तो ऐसा पुस्तकालय जो जनता के लिए खुला हुआ हो। एग्जाम्पल तो RRL जो राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, हमारा जो लाइब्रेरी है वो क्या है, हमारा पब्लिक लाइब्रेरी। ठीक है, तो इसका मुख्य स्रोत क्या है, पुस्तकालय कर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, भारत के लिए किसने पुस्तकालय विकास योजना बनाई थी। जो हमारा भारत था, यानी हु प्रिपेयर्ड लाइब्रेरी डेवलपमेंट प्लान फॉर इंडिया, रंगनाथन जी ने, बिल्स ने या W.E. बॉर्डन ने या उपरोक्त में से कोई ने।
तो हमारा भारत में जो पुस्तकालय विकास की जो योजना बनाई थी वो किसने बनाई थी? अगर पूछा जाए, देखिए भारत में अगर पूछा जा सकता है, कलकत्ता में सबसे पहले किसने प्रयास किया, तो हमारे सयाजीराव गायकवाड़ थे। लेकिन इससे पूछा गया कि भारत के लिए किसने पुस्तकालय विकास के लिए योजना बनाई थी, तो योजना बनाने वाले कौन थे? हमारे डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी थे। ठीक है, भारत की कौन थे? हमारे डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी थे। उन्होंने पुस्तकालय विकास के लिए योजना बनाई थी। अब रंगनाथन ने 1950 से 30 साल के कार्यक्रम में ये तैयार किया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 3 में जैसे भारत पुस्तकालय विकास योजना, तो भारत पुस्तकालय विकास योजना किसने बनाई थी? तो हमारे डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी ने भारत में पुस्तकालय की योजना बनाई थी। कब बनाई थी? तो 1950 में क्या हुआ था, 30 साल के कार्यक्रम को तैयार करने के पश्चात उन्होंने क्या बनाए थे? उनका मेन उद्देश्य था कि पुस्तकालय का भारत में सबसे ज्यादा, जैसे जब डॉक्टर एस आर रंगनाथन लंदन गए थे तो वहां से उन्होंने क्लासिफिकेशन, कैटालॉगिंग, जो उनके गुरु थे WCB शेयर्स, लंदन के गुरु थे। ठीक है, तो और यहाँ के भारत के पूछे गए तो हमारे बेरविक थे जो गणित के गुरु थे। तो वहां से उन्होंने क्या सीखा था? लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है, कैटालॉग किसे किया जा सकता है। तो भारत में पुस्तकालय की विकास की योजना का अगर सर्वप्रथम श्रेय अगर पूछा जाए कि किसने किया था, हमारा रंगनाथन ने किया था। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? 1950 में 30 साल के कार्यक्रम में तैयार किया गया। क्या किया था? 30 साल के कार्यक्रम में तैयार किया था। ठीक है, और इसमें क्या हुआ था? इसे 1959, इसे क्या हुआ था? संशोधन अगर पूछा जाए कि इसमें संशोधन कब हुआ था? ठीक है, तो संशोधन पहले तो देखिए 1959 में, और फिर दूसरी बार 1972 में क्या हुआ था? संशोधन किया गया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, सेल्फ लिस्ट। सेल्फ लिस्ट शब्द किससे संबंधित है? वर्गीकरण से, सूचीकरण से, ये बी दोनों। तो देखिए जो हमारा सेल्फ लिस्ट होता है, यानी जो भी हम पुस्तकों का क्लासिफिकेशन, कैटलॉग क्यों करते हैं? इसीलिए करते हैं सेल्फ लिस्ट के लिए। तो वो हमारा किस में आ जाएगा? हमारा क्लासिफिकेशन में भी आ जाएगा और कैटलॉगिंग में भी आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर सी। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी। इसका राइट आंसर ए। अब देखिए जो हमारा अगर क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि जो हमारा सेल्फ लिस्ट है उसे किसके द्वारा अगर रिन्यूएबल किया जाता है, तो हमारे एक्शन के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, स्वनवीनीकरण की अवधारणा को किसने प्रस्तावित किया था? द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ रिन्यूअल वाज इंट्रोड्यूस बाय, किसने किया था? डॉक्टर पैरी ने, डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने, या डॉक्टर हाइने ने, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए जो हमारा सेल्फ रिन्यूअल जो हमारा इंट्रोड्यूस किया था किसने, अगर दोबारा पूछा जाए कि द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ रिन्यूअल वाज इंट्रोड्यूस, किसने किया था? तो वो हमारा क्या था? एकिंसन ने। ठीक है, अब इसमें क्या है कि हमारा इसमें ना तो हमारे पैरी ने किया था, ना रंगनाथन ने किया था, ना हैने किया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नो ने। ठीक है, किसने किया था? एकिंसन ने किया था। यहाँ पर लिख देते क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, सेल्फ रिन्यूअल, सेल्फ रिन्यूअल किसने किया था? एकिंसन ने। ठीक है, एकिंसन ने किया था। इसमें अगर पूछा जाए कि जो हमारा सेल्फ रिन्यूअल है इसमें क्या क्या प्रणालियां अपनाई जाती हैं, तो देखिए जैसे हमारी जो भी क्लासिफिकेशन, कैटालॉगिंग की जो पद्धतियां थी उसमें स्वयं रिन्यूअल किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? श्रम का विभाजन।
यानी श्रम का विभाजन का एक सिद्धांत है। जो हमारा डिवीजन ऑफ लेबर इज वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन या लेबर या नॉन ऑफ। तो देखिए जो हमारा श्रम का विभाजन हुआ था, श्रम का विभाजन अगर पूछा जाए कि श्रम का विभाजन कब हुआ था, तो देखिए श्रम का विभाजन जो हुआ था वैज्ञानिक प्रबंधन था या हमारा प्रशासन था या श्रम था। तो जो हमारा श्रम का अगर विभाजन पूछा जाए तो श्रम का विभाजन हमारा क्या है, मैनेजमेंट साइंस। जो भी हमारा हमारा साइंटिफिक जो हमारा जैसे हम लाइब्रेरी में होता है, तो लाइब्रेरी में क्या होता है, साइंटिफिक तरीके से हम उसको क्लासिफाई करते हैं, उसको मैनेज करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, वैज्ञानिक प्रबंधन। जो हमारा श्रम का विभाजन होता है उसमें क्या होता है कि एक सिद्धांत होता है, जैसे हमारा पोस्ट कोड सिद्धांत बनाया गया था, उसमें सबका अलग अलग वर्ग था। ठीक है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, अगर सिद्धांत पूछा जाए तो हमारे वैज्ञानिक प्रबंधन के सिद्धांतों के आधार पर श्रमों का विभाजन किया गया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, पहली रिपोर्ट आई थी। पहली रिपोर्ट कब आई थी, 1965, 1966, 1967 या 1970। तो जो हमारी पहली रिपोर्ट आई थी, पहली रिपोर्ट कब आई थी, तो 1965। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, जो हमारी पहली रिपोर्ट आई थी वो किसके द्वारा, तो जैन पेरी के द्वारा आई थी। कौन कहते हैं हमारे, अगर पूछा जाए कि हमारी जो पहली रिपोर्ट दी वो किसने दी थी, जॉन पेरी ने दी थी। वो क्या थे, हमारे ब्रिटिश गवर्नमेंट थे। ठीक है, क्या थे, हमारे ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जो हमारी पहली रिपोर्ट है कब आई थी, 1965 में। किसने दी, तो जॉन पेरी ने दी थी। ठीक है, जॉनिस पेरी ने लिख दी थी। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 उसमें क्या पूछा गया कि पेरी रिपोर्ट, पहली रिपोर्ट कब आई, तो 1965 में आई थी। ठीक है, और किसने दी, तो एच जॉन एच पेरी के द्वारा ये रिपोर्ट दी गई थी। ठीक है, ये क्या थे, हमारे ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, MIS स्टैंड फॉर, MIS स्टैंड फॉर, MIS का फुल फॉर्म क्या है, मैनेजर इन सिस्टम या मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम या मैनेजमेंट इन सर्विस या हमारा मास्टर इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो हमारा जो MIS का फुल फॉर्म क्या है, उसका फुल फॉर्म है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, क्या है इसका फुल फॉर्म, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, अब देखिए जो हमारा क्वेश्चन आ जाए कि जो हमारी फुल फॉर्में आती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्में आती हैं जिससे क्वेश्चन बनते हैं। MIS आ सकता है या हमारा मास्टर रेफरेंस फाइल आ सकता है। इस तरीके से काफी एक आता है CDS IS, उसमें पहले हमारा सर्विस आ जाता है, उसके बाद हमारा सिस्टम आता है। ठीक है, तो वो हमारे आगे जो भी क्वेश्चन होंगे फॉर्म से रिलेटेड वो मैं करा दूंगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है कि प्रबंधन ग्रिड को यह भी कहा जाता है, जो हमारा मैनेजरियल ग्रिड है इज आल्सो कॉल्ड, क्या कहा जाता है, प्राथमिक ग्रिड या नेतृत्व ग्रिड या AB दोनों। तो देखिए जो हमारा मैनेजरियल ग्रिड है उसको कब स्थापना हुई, तो 1964 में हुई थी। ठीक है, और इसको स्टाइल किसने किया था, इसको लीडरशिप किसने किया था। तो इसको अगर पूछा जाए कि इसको प्रबंधन ग्रिड को क्या दूसरा नाम कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है नेतृत्व ग्रिड या इसको कहा जाता है लीडरशिप ग्रिड। ठीक है, इसको कहा जा सकता है लीडरशिप ग्रिड। अगर आ जाए कि प्रबंधन ग्रिड को दूसरा नाम क्या है, अगर पूछा जाए कि प्रबंधन ग्रिड का दूसरा नाम क्या है, तो उसका है नेतृत्व ग्रिड, यानी हमारा लीडरशिप ग्रिड। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लीडरशिप ग्रिड। अब डेवलप किसने किया था, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 उसमें पूछा गया है कि जो हमारा प्रबंधन ग्रिड
जो प्रबंधन ग्रिड है, प्रबंधन ग्रिड को किसका हुआ? तो 1964 में, 1964 में प्रबंधन ग्रिड आया था। स्टाइल इसका क्या था? अगर पूछा जाए किस स्टाइल में, तो वो हमारा क्या था? लीडरशिप पे। ठीक है, ये हमारा नेतृत्व वाला, लीडरशिप का। ठीक है, अगर पूछा जाए कि इसको डेवलप किसने किया था, अगर पूछा जाए कि इसको डेवलप किसने किया था, डेवलपिंग किसने किया था, तो वो थे हमारे रॉबर्ट आर ब्रेक एंड जॉन माउंटेन। कौन थे हमारे? रॉबर्ट आर ब्लेक, और एक दूसरा नाम क्या था हमारा? जॉन माउंटेन। जॉन माउंटेन, ये दो व्यक्ति थे। एक तो थे हमारा रॉबर्ट आर ब्लेक और जॉन माउंटेन। इन्होंने क्या था, हमारी जो प्रबंधन ग्रिड थी, यानी जो भी हमारी प्रबंधन ग्रिड थी, उसके आधार पर उन्होंने क्या किया था कि इसको क्या बोलेंगे, इसको देखिए क्वेश्चन क्या था, प्रबंधन ग्रिड का दूसरा नाम क्या था? उसको बोलते हैं लीडरशिप ग्रिड। तो इसी में लीडरशिप ग्रिड का पूछा जाए कि लीडरशिप ग्रिड जो हमारे थी उसका स्टाइल क्या था? लीडरशिप का था। और उसमें अगर पूछा जाए कि डेवलपिंग किसके द्वारा, तो रॉबर्ट आर ब्लेक के द्वारा और एन जॉन माउंटेन के द्वारा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संसाधन सहभागिता एक भाग है, यानी रिसोर्स शेयरिंग इज अ पार्ट ऑफ पुस्तकालय सहयोग का, पुस्तकालय गाइड का, पुस्तकालय मित्र का, उपयुक्त में से कोई नहीं। लाइब्रेरी कॉर्पोरेशन, लाइब्रेरी गाइड, लाइब्रेरी गाइड या लाइब्रेरी फ्रेंड। तो देखिए जो हमारा रिसोर्स शेयरिंग होता है, रिसोर्स शेयरिंग किसका पार्ट है? तो रिसोर्स शेयरिंग जो हमारा है वो किसका पार्ट है? लाइब्रेरी सर्विस का। तो इसमें क्या है कि अगर क्वेश्चन आ जाए कि रिसोर्स शेयरिंग अगर पूछा जा सकता है, तो इसका क्या हो जाएगा हमारा? लाइब्रेरी कॉर्पोरेशन। ठीक है, क्योंकि हम जो भी पुस्तकें होती हैं उनको सहयोग के माध्यम से, यानी पुस्तकालय सहयोग के माध्यम से हम क्या करते हैं? संसाधन सहभागिता करते हैं। ठीक है, जैसे हमारे इंटर लाइब्रेरी लोन या हमारी जो भी हमारे लोन होते हैं लाइब्रेरी के, वो अलग अलग होते हैं। जिसमें जैसे हमारा आ जाए एक्सटेंशन सर्विस, या हमारी कोई ऐसी हमारे पास कोई ऐसा यूजर है जिसके पास जिसने कोई बुक मांगी और मेरे पास कोई बुक नहीं है, लेकिन मैं किसी अन्य लाइब्रेरी से कनेक्टेड हूँ, तो मैं क्या कर सकती हूँ? उसको रेफरेंस दे सकती हूँ कि आप उस लाइब्रेरी से ले लीजिए बुक। ठीक है, अगर उस लाइब्रेरी में अगर कोई ऐसा स्टूडेंट आता है, वहां पर अगर वो बुक अवेलेबल नहीं है और यहाँ पर है, तो वो क्या कर सकता है कि यहाँ रेफरेंस दे सकता है कि हाँ आ जाइए। तो ये इसको क्या बोलते हैं? इंटरलाइब्रेरी लोन। वो या तो बुकों को ले सकता है या दे सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। विस्तार सेवा के रूप है, जो हमारी विस्तार सेवा है उसके रूप क्या क्या है? फॉर्म्स ऑफ एक्सटेंशन सर्विस। जो एक्सटेंशन सर्विस होती है ये भी होती है इसमें दो प्रकार की, एक तो होती है हमारी आईडी, एक होती है विजुअल। इस तरीका से हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि हमारी जो पुस्तकालय इसका स्वरूप क्या? पुस्तकालय वेबसाइट या पुस्तकालय अभिमुखीकरण या पुस्तक मेला में से सभी। तो हमारे जो देखिए हमारी जो एक्सटेंशन सर्विस होती है उसको हम वेबसाइट के माध्यम से भी, जैसे हमारी अभी उस पे गूगल पर या कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म बने हुए हैं जिसमें हम अपनी लाइब्रेरी की सर्विस दे सकते हैं। ठीक है, उसको ओरिएंटेशन कर सकते हैं या उसको मेला लगा सकते हैं। जैसे हमारी दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी है, ठीक है, तो वहां पर हम क्या कर सकते हैं? हम उसका मेला लगा सकते हैं। तो इससे क्वेश्चन कुछ इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो इसमें जो कुछ मेन टर्म बनते हैं, क्योंकि जो एक्सटेंशन सर्विस है इससे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म बनते हैं, वो मैं आपको लिखा दूंगी। बाकी इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर डी। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, क्योंकि हमारा स्वरूप वेबसाइट भी है, उसका अभिमुखीकरण भी है, पुस्तक मेला भी, यानी लाइब्रेरी वेबसाइट के माध्यम से, लाइब्रेरी ओरिएंटेशन के माध्यम से, अपने बुक फेयर्स के माध्यम से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। अब देखिए विस्तार सेवा से कुछ इंपॉर्टेंट आते हैं जिसे विस्तार सेवा कहा जाए, यानी एक्सटेंशन सर्विस कहा जाए। क्वेश्चन नंबर 10। विस्तार सेवा। देखिए विस्तार सेवा से क्या क्या आ सकता है? तो देखिए विस्तार सेवा में जैसे हमारा आ जाए रीडिंग। हाँ, रीडिंग किस में आता है? या घंटे आ जाए, आवर्स आ सकता है, या बुक, जैसे अभी इसमें बुक फेयर आया था, वो हमारा क्या एक्सटेंशन सर्विस में ही। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आते हैं। ये हमारा हमारा एक्टिवेशन हो सकता है, या लाइब्रेरी ओरिएंटेशन हो सकता है, या हमारा
टूर ओरिएंटेड हो सकता है, या मैन्युस्क्रिप्ट हो सकता है, या शॉपिंग, या हमारा लाइब्रेरी ग्रिड हो सकता है, हमारा परफ्यूम हो सकता है, इलिस्ट्रेट हो सकता है, या फिजिलिटी हो सकता है हमारा, ठीक है, इवेंट्स हो सकते हैं, हमारे कल्चर्स प्रोग्राम हो सकते हैं, वो हमारा क्या है, लाइब्रेरी एक्सटेंशन सर्विस। इसमें ऐसा समझ लीजिए, अगर कोई ऐसा स्रोत आता है जिससे हम पुस्तकालय का सबसे ज्यादा उपयोग करवा सकें, जो भी हमारे यूजर्स होते हैं वो हमारे एक्सटेंशन सर्विस में ही आते हैं, ठीक है। मतलब ज्यादा से ज्यादा पुस्तकों का उपयोग, इसका मेन उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा पुस्तकों का उपयोग किस तरीके से हो सके, तो हमारा क्या है, पुस्तकालय ओरिएंटेड सर्विस एंड लाइब्रेरी एक्सटेंशन सर्विस, ठीक है। इसका राइट आंसर हमने आपको बता ही दिया, डी है। अगला क्वेश्चन आता है नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, पोस्ट कोर्ब इज एन अनुकूलित बाय। देखिए पोस्ट कोर्ब जो था प्रबंधन किसका संक्षिप्त रूप है, एलिमेंट्स का, या प्रिंसिपल्स का, या सिस्टम का, या स्ट्रक्चर का। तो जो हमारा पोस्ट कोर्ब सिद्धांत है, पोस्ट कोर्ब में, इसमें अगर पूछा जाए कि जो हमारे प्रबंधन का सिद्धांत है उसमें क्या क्या आ सकता है, तो वो हमारा क्या है, एक प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, क्या हमारा है, प्रिंसिपल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी। अब देखिए जो हमारा पोस्ट कोर्ब है, पोस्ट कोर्ब से क्वेश्चन बनते हैं कि पोस्ट कोर्ब किसने दिया था, तो हमारे कौन थे, लूथर, गुलिक और उर्विक। कब दिया था, 1937 में। तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स बनते हैं पोस्ट कोर्ब। अब देखिए जो पोस्ट कोर्ब है, पोस्ट कोर्ब से कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट बनते हैं, जैसे हमारा आ जाता है कि ये हमारा है किसने दिया था, तो लूथर, गुलिक व उर्विक। लूथर, गुलिक और उर्विक के द्वारा दिया, कब दिया गया, तो 1937 में। कब दिया गया, तो 1937 में। अब देखिए पोस्ट से इंपॉर्टेंट आते हैं, इससे अगर पूछा जाए कि इसकी अवधारणा कब दी गई, अवधारणा का पूछा जाए तो अवधारणा 1935 में, ठीक है। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बनते हैं पोस्ट कोर्ब से, जैसे पी का मतलब क्या है, ओ का मतलब क्या है, एस का मतलब क्या है, डी का मतलब क्या है, सी का, जो हमारा ओ का मतलब क्या है, आर का मतलब क्या है, बी का मतलब क्या है, ठीक है। तो पोस्ट कोर्ब में पहले हमारा आ जाएगा प्लानिंग यानी योजना, ठीक है। दूसरा आ जाएगा हमारा आयोजन, आयोजन मतलब ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ऑर्गेनाइज करना। उसके बाद हमारा आता है ऐसे, इससे होता है स्टाफिंग, ठीक है, इससे क्या होता है, स्टाफिंग। उसके बाद आता है डायरेक्शन यानी दिशा निर्देश देना, निर्देशन। ये क्वेश्चन आता है कि एस से क्या है, पी से क्या है, ओ से क्या है, तो वो मैं आपको लिखा रही हूँ। देखिए सी से हमारा क्या आ जाएगा, सॉरी डी से क्या आ जाएगा हमारा निर्देशन, यानी हमारे जो भी निर्देश देते हैं वो, तो उससे क्या हो जाए, डायरेक्शन। उसके बाद आता है सी, सी का मतलब क्या, सी का मतलब होता है समन्वय, यानी कोऑर्डिनेट, यानी समन्वय करना। जो भी हमारे यूजर्स हैं, या जो भी कर्मचारी हैं, उनके बीच क्या करना, समन्वय स्थापित करना। तो कोऑर्डिनेट्स का मतलब क्या है, समन्वय स्थापित करना, कोऑर्डिनेटिंग। उसके बाद आता है ओ, ओ का मतलब क्या होता है, ओ का मतलब जो हमारा कोऑर्डिनेट इसी में आ जाएगा, सी ओ, ठीक है, सी ओ, जो हमारा कोऑर्डिनेट है इसी में आ जाएगा सीओ। सीओ को मतलब क्या है, कोऑर्डिनेट यानी समन्वय करना। उसके बाद आर, आर का मतलब होता है हमारा रिपोर्टिंग, आर का मतलब क्या होता है, रिपोर्टिंग, ठीक है, यानी रिपोर्ट देना। उसके बाद आता है बी, बी मतलब बजट, बजट तैयार करना।
अब देखिए, जिसे हमारे प्रबंधन के लोथर, गुलिक और उर्बिक के द्वारा ये सिद्धांत दिए गए थे पोस्ट कोर्ब। अब पोस्ट कोर्ब का मेन उद्देश्य क्या था कि प्रबंधन यानी पुस्तकालय में प्रबंधन कैसे हो। तो उन्होंने ये सिद्धांत दिए, जिसमें उन्होंने क्या बताया कि पहले हमारी योजना बनाई जाए यानी प्लानिंग की जाए, उसके बाद उसको संगठित करने के लिए एक आयोजन किया यानी ऑर्गेनाइजेशन संगठन बनाया जाए, उसके बाद स्टाफ तैयार किया जाए, स्टाफ के बाद उसको डायरेक्शन दिया जाए कि किसको क्या वर्क करना है, किसको क्या वर्क नहीं करना है, उसके बाद उनके अंदर देखना है कि उनके समन्वय है या नहीं है, समन्वय के बाद उनकी एक रिपोर्ट जारी करना कि किस तरीके से कौन सा वर्क अच्छे से हो रहा है, किसमें ज्यादा डेवलपमेंट हो रहा है, उसके बाद उसका बजट तैयार करना कि हम कौन सा वर्क सबसे अच्छे से कर सकते हैं, उसका बजट में कितना बजट लगेगा, कितना नहीं लगेगा। तो वो सारा आयोजन करना पुस्तकालय प्रबंधन का, ये सात हमारे क्या है पोस्ट कोर्ब के सिद्धांत के आधार पर प्रबंधन के कार्य दर्शाए गए थे। किसके द्वारा दर्शाए गए थे? हमारे लूथर, गुलिक और उर्बिक के द्वारा। कब? 1937 में। अगर पूछा जाए कि इसकी रूपरेखा कब तैयार की गई यानी अवधारणा, तो 1935 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, जीओसी स्टैंड फॉर। ये हमारे जियो स्टैंड फॉर मतलब क्या है? गुड ऑफिस कमेटी या गुड्स ऑर्डर कमेटी या एवी दोनों या नॉन ऑफ अवर। तो देखिए इसमें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए जो हमारे जीओसी उसका मतलब क्या है? गुड ऑफिस कमेटी, गुड ऑफिस कमेटी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ए। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है कि कॉलेज लाइब्रेरी में सही निर्णय लेने का अधिकार कौन रखता है? ये क्वेश्चन हमारा उसमें भी आता है, इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। ये हमारा इस तरीके से आ सकता है कि जिससे मान लीजिए एक तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बुक सेलर्स और लाइब्रेरी में फर्क क्या है? ठीक है, तो बुक सेलर में और लाइब्रेरी में फर्क क्या है कि बुक सेलर जो होता है वो क्या कर सकता है? बुकों का कलेक्शन लाइब्रेरी भी रखता है और वो हमारा बुक सेलर भी रखता है। लेकिन ये होता है कि जो बुक सेलर होता है वो आपको पुस्तक देगा तो उसका प्राइस लेगा, एक तो ये है। दूसरा ये है कि वो आपको कुछ ही समय के लिए पुस्तक को पढ़ने का आपको दे सकता है कि आप कुछ समय तक पुस्तक को पढ़ सकते हैं। ठीक है, दे सकते हैं इंडेक्स वगैरह। बाकी जो लाइब्रेरियन होता है वो क्या कर सकता है? ना तो आपसे पैसे लेगा, ठीक है, वो आपका जो भी आपने अपना रजिस्ट्रेशन करा रखा है वो तो उसी के आधार पर होगा। दूसरा, आपको अनलिमिटेड टाइम तक आप जितना पढ़ना चाहे पुस्तक को कितने भी टाइम तक आप पुस्तक को पढ़ सकते हैं। तो ये फर्क होता है बुक सेलर्स का और लाइब्रेरियन का। ठीक है, दूसरा हम बुक सेलर से कुछ इंफॉर्मेशन नहीं मांग सकते ज्यादा, लेकिन लाइब्रेरी से अगर हमको इंफॉर्मेशन चाहिए होती है तो वो हम आपको प्रदान की जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, यानी जो हमारे पुस्तकालय है उस पुस्तकालय में अगर पूछा जाए कि सही निर्णय लेने का अधिकार किसको है, तो एक तो हमारे महानिदेशक, ठीक है, उसके बाद हमारे जैसे आ सकता है कि संयुक्त सचिव या पुस्तकालय अध्यक्ष अपने विवेक से निर्णय लेते हैं। ठीक है, या हमारी पुस्तकालय की जो समिति होती है जिसमें देखिए हमारे अगर पूछा जाए कि अगर कॉलेज लाइब्रेरी, तो कॉलेज लाइब्रेरी जो हमारा प्रिंसिपल होता है और लाइब्रेरियन होता है और दो बच्चे ऐसे बनाए जाते हैं जो हमारे पुस्तकालय में एजा वर्ग करते हैं। ठीक है, तो उन लोगों के आधार पर एक कमेटी होती है कि हमें पुस्तकालय में क्या क्या करना चाहिए। ठीक है, तो मेन उद्देश्य किसका होता है? जो हमारा वहाँ का पुस्तकालय का कर्मचारी होता है, यानी जो भी हमारे पुस्तकालय कार्यकारी अधिकारी होता है, प्रिंसिपल वगैरह। तो इसमें अगर पूछा जाए कि इसमें सबसे मेन उद्देश्य किसका है? मेंबर्स का, प्रिंसिपल्स का या लाइब्रेरियन का? तो ऑल वर्कर्स ऑफ लाइब्रेरी यानी सभी पुस्तकालय कर्मचारियों को तो नहीं, इसमें किसका होता है? तो प्रिंसिपल का। ठीक है, तो इसमें देखिए अब देखिए इसमें मेंबर्स का भी पूछा गया है, प्रिंसिपल का भी पूछा गया है, लाइब्रेरियन का भी पूछा गया है। तो इसमें कॉलेज लाइब्रेरियन में सही निर्णय लेने का अधिकार कौन रखता है? तो हमारा लाइब्रेरियन भी रखता है, प्रिंसिपल भी रखता है और उसके मेंबर। तो इसका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, इनमें से कौन सा लाइब्रेरी का मूल सिद्धांत है, यानी मूल सब सिस्टम नहीं है? तो देखिए इसमें पूछा गया है कि सब सिस्टम ऑफ लाइब्रेरी एक्विजिशन, सीरियल कंट्रोल, स्टोरेज या हमारा इंटर लाइब्रेरी लोन्स। तो देखिए जो हमारा पुस्तकालय है
उसमें बेसिक जो हमारा मूल सब सिस्टम होता है वो हमारा क्या होता है, एक तो हमारा एक्विजिशन होता है, दूसरा हमारा सर्कुलेशन होता है, सीरियल कंट्रोल तो होता है, उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन। तो अगर पूछा जाए कि हमारे मूल सिस्टम क्या है, जैसे हमारी लाइब्रेरी होती है तो उसका मूल सिस्टम क्या है, जिसके आधार पर हम लाइब्रेरी में रखते हैं, तो वो हमारे जैसे एक्विजिशन हो जाता है, हमारा सर्कुलेशन हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेशन। तो हमारे 3 सिद्धांत है, तो इसमें पूछा गया है कि नहीं है, तो नहीं है, एक्विजिशन है तो यह नहीं होगा। सीरियल कंट्रोल, स्टोरेज या इंटरलाइब्रेरी लोन, तो मूल अधिग्रहण सब सिस्टम नहीं है, तो हमारा क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, इसका मतलब राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। अगर पूछा जाता कि इसका मूल सिस्टम क्या है, यानी लाइब्रेरी का बेसिक सब सिस्टम, क्वेश्चन नंबर 50 बेसिक सब सिस्टम, बेसिक सब सिस्टम में यानी लाइब्रेरी के मूल सिद्धांत में 3 चीजें आती मेन इंपॉर्टेंट में। पहली आती है हमारी एक्विजिशन सिस्टम यानी अधिग्रहण वाला, एक्विजिशन सिस्टम। दूसरा आता है हमारा सर्कुलेशन, दूसरा क्या आता है, सर्कुलेशन सिस्टम। तीसरा आता है हमारा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, सिस्टम। ये क्या है, लाइब्रेरी के मूल स्रोत हैं जिनसे हमारा क्या होता है, पुस्तकालय के बेसिक सब सिस्टम में एक तो हमारा एक्विजिशन, सर्कुलेशन और एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम। ये 3 मूल सिद्धांत है हमारे क्या है, लाइब्रेरी जो हमारी लाइब्रेरी होती है उसको रखने का। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है कि आदान प्रदान की नेटवर्क प्रणाली प्रथम बार कहाँ प्रस्तावित की गई थी, यानी नेटवर्क सिस्टम में सर्कुलेट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन यूके, यूएसए, भारत, फ्रांस। तो देखिए हमारे जो नेटवर्क प्रणाली थी उसका अगर पूछा जाए कि कहाँ हुई थी, तो हमारे कहाँ हुई थी, यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी। इसकी स्थापना कब हुई थी, नेटवर्क प्रणाली थी, अगर पूछा जाए इसकी स्थापना कहाँ हुई, कब हुई, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नेटवर्क प्रणाली। जो हमारी नेटवर्क प्रणाली है कब आई थी, तो 1900 में। ठीक है, किसके द्वारा दी गई, तो हमारे कौन थे नेटवर्क प्रणाली देने के बारे, तो इंट्रोड्यूस अगर पूछा जाए कि इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था, तो वो किया था हमारे जॉन कॉटन डाना, जॉन कॉटन डाना। ठीक है, अगर पूछा जाए कि हमारे किस तरीके की लाइब्रेरी, तो पब्लिक लाइब्रेरी ऑफ नेटवर्क है, ये हमारा क्या है, पब्लिक लाइब्रेरी ऑफ नेटवर्क। ठीक है, पब्लिक लाइब्रेरी ऑफ नेटवर्क कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो यूएसए में। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17। विश्वविद्यालय पुस्तकालय का सबसे बड़ा आय का स्रोत क्या है, जो हमारा विश्व, अभी देखिए अभी कॉलेज लाइब्रेरी का पूछा गया था, यानी पब्लिक लाइब्रेरी का पूछा गया था कि मुख्य आय का स्रोत क्या है, तो हमारा पुस्तकालय उपकर हो गया, विशेष। ऐसे पूछा गया है कि विश्वविद्यालय पुस्तकालय का सबसे बड़ा आय का स्रोत क्या है, सदस्यता या पुस्तकालय दंड या यूजीसी अनुदान, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका मेजर सोर्स ऑफ इनकम फॉर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी का मेंबरशिप है, या लाइब्रेरी फाइनेंस, या यूजीसी ग्रांट है, या नॉन अवेलेबल है। तो देखिए जो हमारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है, इसका मेन सोर्स क्या है, लाइब्रेरी फाइन। इसमें लाइब्रेरी फाइन का मतलब क्या होता है कि जो भी हमारे यूजर्स होते हैं पुस्तकों को जब सदस्यता ग्रहण करते हैं, तो उसमें उनके सदस्यता ग्रहण करने के लिए जब कार्ड बनाया जाता है तो उसमें कुछ अमाउंट रख दिया जाता है।
एक होता है कि जब पुस्तकें सीमित समय पे, जैसे मान लीजिए 15 दिन के लिए आपको पुस्तक को इशू किया गया है। अगर 15 दिन के पश्चात आप 1 महीने में पुस्तक को लेकर जा रहे हैं, तो हर एक लाइब्रेरी अपना एक अमाउंट फिक्स करती है कि 1 दिन का कितना चार्ज लगेगा, ठीक है? उस हिसाब से आपसे चार्ज पड़ेगा। तो वो हमारा क्या हो जाता है, लाइब्रेरी फाइन। ये हमारा क्या है, सबसे बड़ा स्रोत है। किसका है? तो विश्वविद्यालय पुस्तकालय का। और उसी तरीके से पब्लिक लाइब्रेरी का तो पुस्तकालय उपकर। अब इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कि जो पब्लिक लाइब्रेरी है उसमें कहाँ-कहाँ से पुस्तकालय में उपकर आ सकता है। तो जैसे हमारे कोई भामाद साहब है, उन्होंने कोई पुस्तक दे दी, पुस्तकें को, या कोई पब्लिशर्स है, किसी ने पुस्तकें प्रकाशित की, जैसे हम लाइब्रेरी में पढ़ाते हैं कॉलेज में, तो वहाँ पर क्या होता है कि जब हम लाइब्रेरी को मैनेज करते हैं, यानी तो उसमें क्या होता है, एक तो कॉलेज से ही लाइब्रेरी में बुकें अरेंज की जाती हैं कि हर साल बुकें आती हैं, नई-नई जो भी हमारी बुकें होती हैं, जिसकी माँग होती है बच्चों को डिमांड के हिसाब से, या जिसकी ज़रूरत होती है, तो मैं उसको एक नोट करके जो भी हमारे मैनेजमेंट है उसके उनको देती हूँ। और दूसरा यह है कि जो हमारे जिसे कोई प्रकाशक है, किसी ने पुस्तकें प्रकाशित की, ठीक है? तो वो क्या करते हैं, लाइब्रेरी बुकें लेकर आते हैं। एक होता है कि कोई ऐसा लेखक है, किसी ने अपनी पुस्तकें प्रकाशित करने के लिए प्रकाशित की, तो उसका विस्तार करने के लिए कि बच्चे जान सके कि ये पुस्तक अच्छी है, तो उसको लाने के लिए उनका मेन आधार ये होता है कि पुस्तकों को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे समझ सकें कि पुस्तकें अच्छी, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा वो खरीदें। तो इसलिए भी वो लाइब्रेरी में बुकें लाते हैं। तो 3-4 तरीके से लाइब्रेरी बुकें आती हैं, ठीक है? तो वो कुछ रेफरेंस की बुकें आती हैं, कुछ पॉलिटिकल सेक्शन की बुकें आती हैं, कुछ डेली अपडेट पुस्तकें आती हैं। तो वो अलग-अलग तरीके से हमें लाइब्रेरी बुकें आती हैं, उस तरीके से हम उनको अरेंज करते हैं, ठीक है? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, आईएसबीएन का स्वरूप 3 अंकों में परिवर्तित कब हुआ था? जो हमारा आईएसबीएन था, आईएसबीएन का जो मूल स्वरूप जो हमारा था 13 अंकों में कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या पूछा गया है? आईएसबीएन। आईएसबीएन का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है कि इसका फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर, ये क्या है? इसकी फुल फॉर्म है। अब देखिए, अगर पूछा जाए कि जो आईएसबीएन को 10 अंकों, ये 10 अंकों का पूछा है कि 10 अंकों का कब था, तो 2007 से पहले, 2007 से पहले इसमें कितने अंक थे? 10 अंक थे, ठीक है? कितने अंक थे? तो 10। उसके बाद अगर पूछा जाए कि 7 अंकों का, 1 जनवरी, यानी 1 जनवरी 2007, 1 जनवरी 2007 से कितने अंकों का? तो 13 अंकों का, ठीक है? अगर पूछा जाए कि 2007 से पहले, तो पहले पूछा जा सकता है तो 10 अंक, अगर डेट दे रखी हो, तो डेट अगर दे रखी है तो 1 जनवरी 2007 से 13 अंकों का हो गया, ठीक है? अगर पूछा जाए कि जो हमारी आईएसबीएन है इसका मालिक कौन है, तो आईएसबीएन जो प्रकाशन कंपनी है उसको एक संपत्ति माना जाता है, यानी आईएसबीएन की जो प्रकाशन की जो कंपनी होती है उसकी क्या होती है? एक संपत्ति माना जाता है। अब देखिए, अगर पूछा जाए कि भारत में आईएसबीएन को, भारत में आईएसबीएन किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? ठीक है, किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो वो हमारा क्या, राजा राम मोहन राय नेशनल एजेंसी, आर आर एन ए, राजा राम मोहन राय नेशनल एजेंसी। ये क्या होता है? सीधे जो शिक्षा मंत्रालय विभाग होता है उसमें क्या होता है? प्रशासनिक नियंत्रण में होता है, ठीक है? अगला क्वेश्चन, आईएसबीएन की मैंने क्लास ले रखी है, अगर आप लोगों ने वो पहले वाले जो मेरे क्लासें नहीं देखी हैं तो आप देख लेना, क्योंकि मैंने टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ाया हुआ है। आईएसबीएन, आईएसएन, जो भी हमारे अलग जितने भी संस्थान होते हैं वो सारे मैंने लाइव फाउंडेशन का जो मैंने अभी क्वेश्चन डाले थे वो सारे मैंने यूनिट बाय यूनिट कंप्लीट करा दिए हैं। अब हमारा लाइव मैनेजमेंट का है, जिसमें मैंने आपको जो मेन इन्फॉर्मेशन है वो बता दी। बाकी मैंने जो, अगर आप लोगों ने पहले वाले वीडियो क्लासिफिकेशन, कैटलॉगिंग, फाउंडेशन, मैंने बहुत
बहुत सारे डीप में जो भी डीप में इंफॉर्मेशन होती है, जहां से क्वेश्चन बनने के चांस होते हैं, वो सारे मैंने आपको कराए हुए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, द टर्म वी स्पीकिंग रिफर्स टू, यानी वी स्पीकिंग पद संदर्भित करता है रिजर्वेशन ऑफ बुक को, या बजट ऑफ टेक्निक को, या ए बी दोनों, या नॉन ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? देखिए, बी स्पीकिंग का मतलब क्या होता है कि पुस्तकों का आरक्षण। ठीक है, बी स्पीकिंग का मतलब क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, बी स्पीकिंग का मतलब क्या होता है? बी स्पीकिंग रिफर्स, वी स्पीकिंग रिफर्स किसके द्वारा? तो इसका मतलब क्या है? पुस्तक आरक्षण। ठीक है, पुस्तक आरक्षण। अब इसको देने वाला तो पूछेगा कि इसका की पॉइंट क्या है? की पॉइंट किसके द्वारा? तो रंगनाथन के द्वारा। अगर पूछा जाए इसका की पॉइंट, ठीक है, रंगनाथन के द्वारा की पॉइंट दिया गया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, पुस्तकालय एक एजेंट के माध्यम से पत्रिकाओं की सदस्यता लेगा, इसका एक उदाहरण है। उद्देश्य है, यानी ऑब्जेक्टिव है, या मिशन है, पॉलिसी है, विजन है। यानी द लाइब्रेरी विल सब्सक्राइब टू जर्नल्स थ्रू एन एजेंट इज एन एग्जांपल ऑफ। ऑब्जेक्टिव है उसका, या हमारा मिशन है, या पॉलिसी है, या विजन है। तो देखिए, जो हमारा पुस्तकालय एजेंट के माध्यम से जो भी पत्रिकाएं होती है सस्ता लेगा, उसका एक क्या है? उसका एक क्या है? उद्देश्य है। उसका क्या है? उद्देश्य है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए। अगला क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रलेख नहीं है? देखिए, जो हमारा प्रलेख मतलब जो हमारा डॉक्यूमेंट, ठीक है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डॉक्यूमेंट? बुक, प्रोटोकॉल्स, या हमारा इंस्क्रिप्शन, या हमारा मशीन रीडेबल कैटलॉग। तो देखिए, जो अगर डॉक्यूमेंट नहीं है, तो डॉक्यूमेंट कौन कौन से नहीं आते? देखिए, हमारे प्रोटोकॉल्स है, ये डॉक्यूमेंट नहीं है, जिसे हमारे डॉक्टर रंगनाथन ने 4 प्रकार के जो सिद्धांत बताए थे, उसमें बुकों को बताया था, कन्वेंशन, नॉन कन्वेंशन, मेटा डॉक्यूमेंट, इस तरीके से। तो इसी में क्या है कि जो प्रोटोकॉल्स है वो हमारे किस में आता है? डॉक्यूमेंट में नहीं आता है। हमारा इंस्क्रिप्शन, ये भी डॉक्यूमेंट में नहीं आता है। हमारा मशीन रीडेबल कैटलॉग, ये भी डॉक्यूमेंट में नहीं आता है। डॉक्यूमेंट में कौन सा आता है? हमारी बुक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए। ठीक है, क्योंकि ये दोनों हमारे क्या है? ये पत्रिकाएं हैं, यानी जो भी हमारे क्लासिफिकेशन कोई पद्धति, तो कोई हमारी पत्रिकाएं हैं, तो कोई हमारा इंस्क्रिप्शन है। ठीक है, वो हमारे डॉक्यूमेंट में नहीं आती है। इनका डेली टू डेली उसका क्या होता है? अपडेट होता रहता है। अगला क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है? पुस्तकों का निर्गम तथा आगम कार्य है, यानी इशू द रिटर्न ऑफ द बुक इज द वर्क ऑफ, यानी रेफरेंस डेस्क, या डाटाबेस, या सर्कुलेशन। तो देखिए, जो हमारे पुस्तकों का आगम निर्गम, जैसे हमारे बच्चे आते हैं लाइब्रेरी में, एक हमारा पिंक कलर का कार्ड बनता है, एक हमारा येलो कलर का कार्ड बनता है। पिंक कलर का कार्ड बनता है जिसमें हम अपनी पुस्तकों को जो बच्चे होते हैं उन पर चढ़ाते कि उन्होंने किस तारीख को पुस्तक ली है, वो कार्ड होता है। और जो हमारा येलो कलर का कार्ड होता है वो अपने पास रख लेते हैं, जिसमें अपनी पुस्तकें चढ़ाते हैं कि इस बच्चे को हमने ये पुस्तक दी है। ठीक है, तो हमारा उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य यही कि हम आगम निर्गम कर सकें, यानी हम पुस्तकों को पहचान सकें। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सर्क्यूलेशन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सर्क्यूलेशन। ठीक है, यानी जो हमारी पुस्तकों का इशू रिटर्न किस के माध्यम से होता है, तो उस वर्क को क्या बोलते हैं? सर्क्यूलेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है कि एक पुस्तक को समान वर्ग संख्या वाली पुस्तकों के बीच किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है? वर्ग नंबर, बुक नंबर, या पंजीकरण नंबर, या वर्ष नंबर। तो देखिए, ऑल बुक इंडिविजुअल अमोंग द बुक हैविंग द सम क्लास नंबर बार क्लास, तो हमारे कोल नंबर के द्वारा, या बुक नंबर के द्वारा, या एक्सेशन नंबर के द्वारा, या ईयर नंबर के द्वारा। तो देखिए, जिसे हम अपनी बुकें होती हैं, ठीक है, तो बुकें होती हैं,
बुकों जैसे हमारी जब स्टार्टिंग लाइब्रेरी को होती है तो हमारा एक रजिस्टर बनाया जाता है, उसको बोलते हैं स्थायी रजिस्टर या एक्सेशन रजिस्टर। तो उसमें क्या होता है कि हमारी शुरुआत से जो भी पुस्तकें आती हैं लाइब्रेरी में उनको नोट किया जाता है। तो जैसे जैसे पुस्तकें आती जाती हैं उसी तरीके से हमारा जो पंजीकरण नंबर है वो बढ़ता रहता है। तो इसमें यही पूछा गया कि एक पुस्तक के समान वर्ग संख्या वाली पुस्तकों के बीच जिसके वर्गीकृत किया जा सकता है, अगर ये व्यक्तिकृत किया जा सकता है यानी हैविंग टू क्लास नंबर, तो क्लास नंबर किसके माध्यम से किया जा सकता है, तो हमारा जो भी पुस्तकें होती हैं उनके माध्यम से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा एक्सेशन नंबर या एक्सेशन नंबर या पंजीकरण नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 में क्या पूछा गया है कि एक पुस्तक अधिग्रहण के पश्चात यह वर्गीकरण तथा सूचीकरण के लिए ली जाती है। जैसे हमारी कोई पुस्तक है, ठीक है, हमारी कोई पुस्तक है, हमने उसका अधिग्रहण किया है, उसको हमने क्या किया, उसको हमने अपने कार्ड में लिखवा लिया। तो उसमें ये पूछा गया है कि एक पुस्तक अधिग्रहण के पश्चात यानी जैसे हमने कोई पुस्तक ले रखी है तो उसका वर्गीकरण और सूचीकरण किसके कब किया जाता है। तो हमारे जैसे हमने लाइब्रेरी होता है, जब पुस्तक को ले लेता है तो वो पहले क्या करता है, उसका अधिग्रहण विभाग में भेजता है, क्योंकि उसका एक्विजिशन नंबर लिखना होता है। ठीक है, कोई पुस्तक है, हमने उसको क्लासिफिकेशन कैटलॉग के माध्यम से ले ली है तो उसको किस माध्यम से, तो अधिग्रहण विभाग में। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें देखिए उसका जो हमारा अधिग्रहण करने के पश्चात हम क्या करते हैं, उसको क्लासिफिकेशन और कैटलॉगिंग के लिए भेज देते हैं कि हमारी ये क्लासिफिकेशन, जिसमें अपना अलग से एक रजिस्टर बनाते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या पूछा गया कि एसडीआई स्टैंड फॉर, एसडीआई का मतलब क्या होता है। जैसे हमारा कैश करंट अवेयरनेस सर्विस, ठीक है, करंट अवेयरनेस सर्विस का मतलब क्या होता है कि जो भी हमारी करंट इन्फॉर्मेशन है वो यूजर को दे सके, यानी तत्कालीन। तत्कालीन मतलब जैसे किसी ने पूछा कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है, अभी तो हमारे मोदी जी थे, लेकिन अब उनका क्योंकि बहुमत पूर्ण रूप से बहुमत उनको नहीं प्राप्त हो पाई है। ठीक है, वो आगे छोड़ो। तो इसमें क्या है कि इसमें पूछा गया ऐसा क्वेश्चन जो हमारे अगर कोई विद्यार्थी पूछता है तो उसके तुरंत उसका आंसर निकल आए। ठीक है, तो वो उसको बोलते हैं हम करंट अवेयरनेस सर्विस। जबकि एसडीआई सर्विस वो होता है जैसे कोई यूजर आता है लाइब्रेरी में, अगर वो उसने कोई इन्फॉर्मेशन मांगी है, अगर लाइब्रेरी के पास उनका आंसर होता है तो दे देते हैं, अगर नहीं होता है तो उसको 14 दिन के अंतर्गत यानी 30 दिन के अंतर्गत उनको वो पुस्तकों के से रिलेटेड या कोई भी इंफॉर्मेशन होती है वो लॉन्ग टाइम, अगर पूछा जाए कि लॉन्ग रेफरेंस सर्विस किस में आती है तो वो एसडीआई में आती है। तो एसडीआई में क्या है, सिलेक्टिव डेस्टिनेशन इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सिलेक्टिव डेस्टिनेशन इंफॉर्मेशन। ठीक है, सिलेक्टिव डेस्टिनेशन इंफॉर्मेशन, इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी, यानी सूचना का चयनित प्रसार। अगला क्वेश्चन, अब देखिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट मैं लिखा देती हूँ क्योंकि इस क्वेश्चन आ चुका है। जो एसडीआई सर्विस है, सिलेक्टिव डेस्टिनेशन इंफॉर्मेशन सर्विस। अब देखिए इसमें क्या सूचना का चयनात्मक प्रसार किस तरीके से होता है एसडीआई में। तो देखिए जो हमारा एसडीआई होता है इसमें क्या दो प्रकार से बनते हैं, दो प्रकार से, एक यूजर्स का और एक हमारा जो लाइब्रेरियन का बनता है। ठीक है, एक हमारा बनता है उपयोगकर्ता का, ठीक है, उपयोगकर्ता, जो हमारे उपयोगकर्ता की रूपरेखा मतलब जैसे कोई यूजर्स है वो बुकों को मांगता है तो उसके उपयोगकर्ता उसका दस्तावेज, उसके बाद हम क्या करते हैं दस्तावेज की रूपरेखा, तो उसका हमारी दस्तावेज की रूपरेखा क्या है। ठीक है, उसके बाद जब इन दोनों को जैसे ऐसे समझिए कि कोई लाइब्रेरी में अगर कोई स्टूडेंट आता है लाइब्रेरी में, अगर उसने किसी लाइब्रेरियन से कोई पुस्तक मांगी है तो वो क्या करता है, उस लाइब्रेरी जो स्टूडेंट है उसने कोई बुक मांगी है तो उसकी रूपरेखा की वो मांगना क्या चाहता है, कोई बुक मांगी तो उस बुक की वो अपनी लाइब्रेरी से क्या करता है, मिलान करता है कि हमारे पुस्तकें उस लाइब्रेरी में है या नहीं है। तो उन दोनों को उसका डॉक्यूमेंट यानी उसकी जो उसने जो बुक मांगी है वो बुक देखता है, और अपना जो रूपरेखा अगर कोई बुक आती है अगर उससे रिलेटेड तो वो क्या करता है, मिलान करता है कि वो बुक है या नहीं है। ठीक है, मिलान करने के पश्चात उसको क्या करता है, नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन का मतलब ये होता है कि उसको क्या करता है, अधिसूचित अधिसूचित करता है।
अधिसूचना देता है। अधिसूचना के बाद उसको क्या करता है, जब अधिसूचना दे देता है तो अगर वो यूजर कहता है कि हाँ ठीक है, तो उसको क्या होता है, फीडबैक। ठीक है, फीडबैक प्रदान करता है। फीडबैक के बाद क्या करता है, फीडबैक प्रदान किया जाता है। फीडबैक के बाद अगर कोई उसमें भी कोई प्रॉब्लम होती है, उसको बोलते हैं मॉडिफाई, मॉडिफिकेशन। ठीक है, पहले यूजर्स की प्रोफाइल और लाइन की प्रोफाइल, उन दोनों का मिलान किया जाता है। मिलान करने के पश्चात वो नोटिफिकेशन भेजते हैं, यानी अधिसूचना भेजते हैं। अधिसूचना भेजने के पश्चात वो जो यूजर्स होता है वो फीडबैक देता है कि हाँ ये बुक है या नहीं है। उसके बाद वो क्या करता है, लाइन मॉडिफिकेशन कर देता है। ठीक है, ये हमारा क्या है, एसडीआई की रूपरेखा है। इससे क्वेश्चन बनते हैं। उसके ट्रिपल सी के या हमारे SCR2 के, तो मैं आप लोग अगर कमेंट करेंगे तो मैं आगे जो भी हमारी थ्योरी की क्लास होगी प्रैक्टिकल, वो मैं आपको करा दूंगी। ठीक है, अगर चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर जरूर कर लेना और उसको शेयर करना, जिससे मैं आगे आपको आपके थ्रू जो भी आप लोग कमेंट करेंगे उस तरीके का मैं वीडियो आपको दूंगी। ठीक है, धन्यवाद।